बाकायदा एक जंग शुरू हो गई है। ईरान ने कई बहरी जहाजों को निशाना बनाया और ये वो बहरी जहाज हैं जिन्हें अमेरिका गुजारने की कोशिश कर रहा था ओमान के करीब से एक नई राहदारी में से। अमेरिका ने ईरान की सरहद से दूर ओमान के करीब आबना हुर्मुज में से एक नया रास्ता निकाला है, एक नई राहदारी बनाई है। वहां पे उनकी फोर्सेस मौजूद हैं। वो कहते हैं जी हम यहां से ऑयल टैंकरों को निकालेंगे। अब वो वहां से निकालना चाह रहे थे, ईरान कहते हैं जी हमारे बगैर आप यहां से नहीं निकाल सकते, हम ये नहीं करने देंगे। और ईरान समझता है कि ये खिलाफ वर्जी है उस मुआहदे की जो पाकिस्तान में हुआ था। बल्कि यहां एक स्टेटमेंट भी आ गया है जो इस्माइल बकाई का स्टेटमेंट है, ये एयरबाई के ऊपर छपा हुआ था कि कोई शक नहीं इस्लामाबाद एमओयू खत्म हो गया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई, यानी जो हम जिसपे इतरा रहे थे, जिसपे हम बहुत बात कर रहे थे इस्लामाबाद एमओयू की, वो ईरानी वजारत खारजा के जो तर्जुमान है वो कहते हैं जी वो तो एमओयू अब खत्म हो गया, यानी उसकी तो खिलाफ वर्जी हो गई। क्योंकि अमेरिका ने बहुत बमबारी की है पिछले 3 दिन में ईरान पे, बाकायदा अब एक जंग शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को भी आगाह कर दिया है और यह बता दिया है कि अब लड़ाई होगी और बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हमलों की एक के बाद एक लहर आ रही है। ईरान जवाबी हमले कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने अटैक कर दिया एक एयरपोर्ट पे यमन में, और यमन के जो हौसी हैं उन्होंने अटैक कर दिया सऊदी अरब में एयरपोर्ट के ऊपर, और वहां पे कुछ आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दिए। लेकिन सऊदी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो मिसाइल मारे गए थे या रॉकेट्स मारे गए थे यमन की जानिब से, उन तमाम को उन्होंने हवा में तबाह कर दिया। तो खित्ते की सूरत हाल कोई बड़ी अच्छी नहीं है, अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। यहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जिसका जवाब ईरान ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ऐलान कर दिया कि आबना हुर्मुज की हम नाकाबंदी कर रहे हैं और गुजरने वाले हर जहाज से 20% हम फीस वसूल करेंगे। यानी अमेरिका वहां पे नाकाबंदी करने जा रहा है आबना हुर्मुज की, और जो जहाज वहां से गुजरना चाहता है वो डोनाल्ड ट्रंप को 20% दे दे। यानी जितने का वो माल लेकर जा रहा है, फर्ज करें उस जहाज के अंदर 10 अरब का माल है तो 2 अरब रुपया डोनाल्ड ट्रंप को दे दें और जहाज आप वहां से निकाल कर ले जाएं। तो ये जनाब अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की बात की है। इसके जवाब में जो ईरानी वज़ीर खारजा है उन्होंने बड़ा मजेदार रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा जी कि ईरान हमेशा से आबना हुर्मुज का मुहाफिज रहा है और हमेशा रहेगा। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज पर फीस वसूल करने का जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त बयान है उनका। जो भी आबना हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों को महफूज रास्ता फराहम करता है उसको इस काम का मुआवजा मिलना चाहिए और हम ये काम करते रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 20% बहुत ज्यादा है, हम दाम बहुत मुनासिब रखेंगे। ये जनाब ईरान इस वक्त कह रहा है कि जनाब हमारा कंट्रोल है, हमारी जगह है, यहां से जो गुजरेगा हमें फीस देकर जाएगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20% फीस रख दी है। तो वो जो एक सारा माहौल बना था जंगबंदी का, मुआहदे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो तो सारा पड़ गया कटाई में। अब जब अमेरिका को दोबारा फेस सेविंग चाहिए होगी तो अमेरिकन पाकिस्तानियों से रब्ता करेंगे और दीगर जो फरीक हैं उनसे रब्ता करेंगे और हम दोबारा से अमेरिका को फेस सेविंग देंगे। तो फिर से हम कहेंगे जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, हम बहुत ताकतवर, बहुत बड़े हो गए हैं। जबकि हमारा बलूचिस्तान, हमारा कश्मीर, हमारा पाकिस्तान जिस तरह जल रहा है, जिन हालात में वहां पे लोग गुजारा कर रहे हैं, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख कर लिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उन्हें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फौज के टाउटों के तौर पे किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह यह है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रिजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा के खून का एहसान हम पर क्यों डालते हो? हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिनसे तुम्हें तनख्वाह मिलती है, तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, यानी जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहां पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो? ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाएं, ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी। और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशतगर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती है।
और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाहिकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बातें। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है। ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया। इस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो। इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटकाने। ये हमेशा से एक हीरोइज्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहते हैं। लेकिन मामला यह है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ लो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ लो, आपको पता चल जाएगा। जब परवेज मुशर्रफ, जिनको बहुत जोम था अपनी मकबूलियत का, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट मिलेगी उन्हें, वो भी चित्राल में कहीं जाकर एक सीट उन्हें दिलवाई गई थी कि चलो एक आधी सीट तो मिल जाए। एक दौर था वो ये फैसला करता था कि कौन हुकूमत करेगा, कौन हुकूमत नहीं करेगा, किसको कितनी सीटें दिलवानी है, कौन सी जमात कहां से निकाल के कैसे बनानी है। एक दौर वो भी था ना। एक दौर वो था कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा एक सीट, और वो भी दिलवाई गई जाके चित्राल से पहाड़ों के ऊपर। तो वो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा ना कि वर्दी उतार के इलेक्शन लड़ो, लग पता जाएगा आपको, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिकमत अमली है या उनका जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, अमन अमान नापैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामलात उन्होंने खोल कर रख दिए। फिर फाइनली उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारी हरकतों की वजह से खराब हो रहे हैं। हमारे आसपास जितने ममालिक हैं उन सबके साथ हमने अपने ताल्लुकात बर्बाद कर लिए हैं, बल्कि हमने धोखा दिया है। फजलुर रहमान साहब ने आईना दिखाया। अब इस बात पे ना बहुत गुस्सा आया और सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर जितना गंद बला इकट्ठा किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, काला चैनल बनाया, बहुत सारे लोग उसके अंदर हायर किए, बहुत सारे टाउट्स बनाए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, हम ख्याल ग्रुप्स बनाए, उन सारों को फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया गया। फजलुर रहमान के भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट ये दिया, तुम ताकतवर हो तो सच सुनने का हौसला भी कर लेते। अपने पेरोल पर रहने वाले डिजिटल चैनल से जबरदस्ती ट्वीट्स और पोस्टें करवाने, बल्कि गालियां दिलवाने अपने लय पालक सियासी वर्कर्स और अपने नौकर साहिबान जुब्बा और दस्तार से फजलुर रहमान को गालियां दिलवाने से बेहतर था कि जो उन्होंने कहा उसका जवाब देते। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, सिंध, कश्मीर, सब पाकिस्तानियों को अमन देना किसका काम है? तुम्हारा काम है। वर्दी किसने पहनी है? तुमने पहनी है। अवाम के टैक्स से तनख्वाह कौन लेता है? तुम लेते हो। जंग और फसाद में लड़ने और जान देने का हलफ कौन लेता है? तुम। तो लश्कर बनाकर बंदूक बरदारों से कौम क्यों लड़े? बंदूक बरदारों के खिलाफ बंदूक कौम क्यों उठाए? अगर लश्कर बन भी गए तो तुम्हारे पास तो किले हैं, बंदूक है, टैंक हैं, जहाज हैं, उनके खिलाफ लड़ने का आईनी और कानूनी इख्तियार है। लेकिन इस लश्कर और इस कौम को अब और बाद में तहफ्फुज कौन फराहम करेगा? ये बात ठीक है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कही थी कि इससे पहले जितने लश्कर बनाए गए ना, उन लश्करों ने दहशतगर्दों का खात्मा किया, बल्कि ज्यादा लड़ाई लश्करों ने लड़ी। फौज तो लड़ाई इतनी लड़ती भी नहीं थी। दहशतगर्दों का वो क्या मुकाबला करेगी अपने इलाकों के अंदर, अपने शहरों के अंदर? उन्हें तो वहां समझ भी नहीं आती थी। उन इलाकों के बारे में जो लोग जानते थे उन्होंने लश्कर बनाए और वो दहशतगर्दों से लड़े। लेकिन हुआ क्या? बाद में उनका कत्लेआम हुआ। दहशतगर्द तो उस वक्त हार गए, लेकिन बाद में टारगेट किलिंग शुरू हो गई और उस लश्कर में शामिल लोगों को एक एक करके, कोई बाजार में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई घर में है, उन्हें टारगेट किलिंग किया गया, उन सबको मारा गया। और ये सारी चीजें रिपोर्ट हुई है, मैं आपको इनकी पूरी एक तफसीली रिपोर्ट दूंगा। फिर वो ये कहते हैं तहफ्फुज़ बाद में कौन फराहम करेगा? जिस कौम को तुमने खुद डी वेपनाइज करके दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ा है, उनको दोबारा असला देकर वापस कैसे लोगे? कौम की जो दुश्मनी दर दुश्मनी वजूद में आएगी और इसमें जो नस्लें बर्बाद होंगी, इसका हिसाब कौन देगा? और इन गैर रियासती लश्करों से बाकी कौम को तहफ्फुज़ कौन देगा, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में हो रहा है? फिर एक और प्रॉब्लम भी है ना, ये तो बाद में सुलह भी कर लेते हैं। ये तो आज कहते हैं बैड तालिबान है, कल कहते हैं गुड तालिबान है, कल दोबारा इनकी दहशतगर्दों से सुलह हो जाती है तो वो दहशतगर्द आके उन लोगों को नहीं मारेंगे जो इनके कहने पे पहले दहशतगर्दों को मार रहे थे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। मौलाना साहब यही पूछ रहे हैं, तो क्या गलत पूछ रहे हैं? जवाब तो देना होगा और दलील से देना होगा। और हां, तुम्हारे जर खरीद चैनलों, लय पालक यतीम सियासी कारकुनों और गुलाम मौलवियों से यह नहीं हो पाएगा। तुम्हें खुद मौलाना की ललकार का जवाब देना होगा। मौलाना की ललकार का ट्रेंड चल रहा है। वैसे
फजलुर रहमान की पार्टी को शाबाश है, उन्होंने काफी पंगा लिया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो अब लड़ाई हुई है ताजा ताजा, इसके रीजन भी है। देखें ना, फजलुर रहमान साहब को एक तो इक्तदार में हिस्सा नहीं मिला, जो बड़ी सख्त ज्यादती है। उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी थी रिजीम चेंज ऑपरेशन में, लेकिन उसके मुताबिक उन्हें सीटें नहीं दी गई। बनता तो यह था कि जब फॉर्म 47 बांटे जा रहे थे तो फजलुर रहमान साहब को 30-40 फॉर्म 47 बांट के उनकी दिली ख्वाहिश पूरी की जाती, उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाता। वो नहीं किया गया। तो ये बड़ी तकलीफ दे चीजें होती हैं, ये दर्द वही समझता है जो इस दर्द से गुजरा होता है। अब फजलुर रहमान साहब को और उनकी पार्टी के लोगों को कहा जाता है लश्कर बनाओ, उन्होंने पोल खोल दिया। और ये लश्कर बनाने के बारे में ये जो कत्लेआम हुआ है ना पुलिस वालों का, सिक्योरिटी एहलकारों का ज़ियारत में क्वेटा के करीब, ये वाकयात इसी सिलसिले की एक कड़ी बताए जाते हैं। यहां पे लवाहिकीन जो है वो अभी भी लाशें रखकर सड़कों में बैठे हुए हैं और रियासत को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है, कोई इस पे बात करने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को इजाजत ही नहीं है कि वो इसके ऊपर बात करे। वहां खवातीन भी आ गई हैं लवाहिकीन के साथ और वो ये बता रही हैं, खवातीन ने वहां तकरीर करते हुए कहा कि 2 किलोमीटर दूर एफसी का किला था और वहां पे भारी एफसी की नफरी और हथियार थे, मगर कोई नहीं आया। ये शहीद मोहम्मद आसिफ की एक रिश्तेदार है, वो बता रही थी कि ना तो ये खुद आए एफसी वाले मदद करने के लिए, फौज या इदारे खुद भी नहीं आए और असलहा पहुंचाने वालों को भी वहां जाने नहीं दिया गया। और वो कहते हैं हमारा कसूर यह है कि बलूचिस्तान मिनरल्स से भरा हुआ है, मादनियात हैं बहुत ज्यादा वहां पे, और आप उसे हड़प करना चाहते हैं। दहशतगर्दों ने हमारे प्यारों के चेहरों पर तेजाब फेंका, ऐसा जुल्म तो फलस्तीन में भी नहीं होता। तो हम दुआ करते हैं कि ये आखिरी शोधा हो पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के। लेकिन ये लेविस के साथ, पुलिस के साथ लगातार हो रहा है, लंबे अरसे से हो रहा है। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब की ताज़ा लड़ाई हुई है और लड़ाई का रीजन ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फजलुर रहमान साहब को धोखा दिया, जो उनके साथ चीजें तय हुई थी वो नहीं की, और अब फजलुर रहमान साहब से डू मोर की डिमांड कर रहे हैं। तो बारी बारी सबकी बारी है, अगर सारे इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो ये सबको बारी बारी मारेंगे, ये बात तो सच है। अभी तक आसिम मुनीर साहब ने किस किस से लड़ाई की और किस किस को फतह कर लिया डराकर धमकाकर, और कौन कौन ऐसा है जिसने सरेंडर नहीं किया, वो मैं आपको बताता हूं। आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने जो लड़ाई की, एक तो उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने तो फौरी तौर पे सरेंडर कर दिया। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को उन्होंने फतह कर लिया और इन जमातों ने मुकम्मल तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ के सामने सरेंडर किया है, बल्कि इस लेवल का सरेंडर किया है जो तारीख में किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। आज आसिफ अली जरदारी जो इनकलाबी बना फिरता था, वो ये कहता है अपने जलसों में कि जनाब हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। बिलावल भी इसी तरह की तकरीरें करता है, जबकि नवाज शरीफ जो है उसको चुप का रोजा लग गया है और शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा तक में जाकर फील्ड मार्शल की गर्दान करने से बाज नहीं आता। तो इन्होंने मुंह के अंदर जूता दबाया हुआ है और पॉलिश में लगे हुए हैं। तो अब आसिम मुनीर साहब का ताजा मुकाबला तो फजलुर रहमान से है, लेकिन अभी तक जो इनके मुकाबले हुए ना, उसमें पहला मुकाबला इन्होंने इमरान खान के साथ किया, आसिम मुनीर ने। तो इस मुकाबले के नतीजे ये हैं कि अभी तक इमरान खान नाकाबिले शिकस्त है, वो हार नहीं रहा, बल्कि उसने जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को बदतरीन शिकस्त दी 2024 के फरवरी के इंतखाबात में। दूसरा मुकाबला आसिम मुनीर साहब का हुआ तहरीके लब्बैक से, टीएलपी वालों से, और उस मुकाबले में भी ऐसा लगता है कि वो दोनों भाई हार मानने को तैयार नहीं है। उन्हें अभी तक जबरी तौर पे लापता रखा गया है और कभी कभी वो जोर लगाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी किसी और तरीके से, लेकिन पीटीआई ने उनसे बहुत बेहतर लड़ाई लड़ी है। तीसरा मुकाबला मारंग बलोच के साथ हुआ आसिम मुनीर साहब का। वो आजादी इज़हार राय का इस्तेमाल करते हुए इंसानी हकूक मांग रही थी बलूचिस्तान के लोगों के लिए, तो उन्हें जेलों में डाल दिया गया और उन्हें लंबी लंबी सजाएं सुना दी गई, मारंग बलोच को और उनके साथियों को। तो वहां पे भी वो लोग हार नहीं मान रहे। चौथा मुकाबला जो आसिम मुनीर साहब का हुआ वो इस्लामाबाद में हुआ, ईमान मजारी और उनके शौहर से। इस मुकाबले में जो है वो उन्होंने, दोनों मियां बीवी ने सरेंडर नहीं किया। बदतरीन हालात का वो सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया। मीडिया ने सरेंडर किया है आसिम मुनीर साहब के सामने। अगर कहीं ओवरऑल आप देखें तो ज्यादा मीडिया आसिम मुनीर साहब के सामने सरेंडर कर गया है। अदलिया जो है वो ऑलमोस्ट आप समझ लें 80% आसिम मुनीर साहब के सामने सरेंडर कर गई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरेंडर नहीं किया, मारंग बलोच ने, ईमान मजारी ने सरेंडर नहीं किया। अब कश्मीरियों के साथ एक ताजा लड़ाई शुरू हुई है, इसमें कश्मीरी हार नहीं मान रहे। यहां बरतानिया में कश्मीरियों ने रिकॉर्ड एहतजाज किया, तारीखी एहतजाज किया, और कश्मीरी आजाद कश्मीर में भी डट कर खड़े हैं, तो वो भी हार नहीं मान रहे। अब ताजा लड़ाई जो आखिरी अभी शुरू हुई है आसिम मुनीर साहब की, वो है फजलुर रहमान साहब से। तो देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब कब तक लड़ पाते हैं। फजलुर रहमान साहब ऐसे लंबी लड़ाई कभी भी नहीं लड़ते,
उन्होंने तो परवेज मुशर्रफ से भी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो बीच में कहीं ना कहीं, और फजल रहमान साहब तब तक लड़ते भी नहीं है जब तक कि उन्हें पूरी तरह यकीन ना हो जाए कि अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। या तो आसिम मुनीर साहब का जो मुकम्मल फेलियर हुआ है उनके रिजीम का, उन्होंने पाकिस्तान की हर शय को तहबाला करके तबाह कर दिया है और इस रिजीम को कोई कामयाबी नहीं मिली, उसकी वजह से शायद बहुत ज्यादा इंटरनल एक रद्द अमल है और फजल रहमान साहब इस सूरत को भांप गए। वरना फजल रहमान साहब मौका महल देखे बगैर कभी भी लड़ाई में उतरते नहीं है, ये बात हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब, बल्कि मैं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया पहले जरा वो आप देख लें। बड़ा सख्त स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ ने दिया फजल रहमान के खिलाफ, वजीर दिफा है। उन्होंने कहा जी कि फजल रहमान के बयान को बेहिसी करार दिया